जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने का एकमात्र माध्यम राजनीति है। आप किसी के भी सुपुत्र हों, आप किसी की भी सुपुत्री हों, राजनीतिक जीवन में एक समय के बाद इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। ये राजनीति जो क्षेत्र है ये एक आकर्षण का क्षेत्र है। नमस्कार, मैं अभय। ग्वालियर बुलेटिन के खास कार्यक्रम आज की बात किसी खास के साथ में हमारे साथ मौजूद हैं तुष्मुल झा। तुष्मुल झा जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद अभय, आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बधाई कि आपने इस नई व्यवस्था को चालू किया है। जी सर, क्योंकि हमने जितना आपके बारे में जाना तो आपकी जो शुरुआत जो ग्रेजुएशन का टाइम था, आपने अपनी ग्रेजुएशन बीटेक से करी है, लेकिन बीटेक करने के बाद ऐसे क्या कारण रहा कि आप राजनीति में उतर आए? क्या कोई पारिवारिक बैकग्राउंड के चलते आपको ये कदम उठाने पड़े? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद, मैं आई एम ग्रेजुएट फ्रॉम एनआईटी रायपुर, मैं वहाँ से पढ़ाई करने के बाद मैंने सामाजिक जीवन में काम किया है, राजनीतिक जीवन में काम किया है, काम कर रहा हूँ। और कोई भी काम अगर मजबूरी में करते हैं तो वो निस्संदेह सफलता की ओर नहीं जाएगा। यह मुझे सामाजिक जीवन में काम करना पसंद है, लोगों के लिए काम करना पसंद है और इसलिए मैं सामाजिक जीवन में हूँ। और रही बात लेगेसी की, तो मेरे पिता पिछले 40 वर्षों से सामाजिक जीवन में हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, उसी माहौल में रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, तो निस्संदेह एक आकर्षण तो पैदा होता ही है और उसी आकर्षण के कारण मैं भी इसी व्यवस्था में हूँ। तो सर, आपने जैसे बताया कि आपके पिताश्री इसमें 40 साल से हैं, पॉलिटिक्स में 40 साल से हैं, तो जब आपके पिताजी पॉलिटिक्स में 40 साल से हैं तो कहीं ना कहीं इसका कुछ ना कुछ फ़ायदा तो आपको भी मिला ही होगा। क्या आपने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी राजनीति में अगर उतर जाता हूं तो अपने पिता की पोजीशन का फ़ायदा कहीं ना कहीं मुझे मिलेगा और कोई डायरेक्ट मतलब मेरे को अप्रोच मिल सकती है वहाँ से? यहाँ पर राजनीति में फ़ायदा का तो मुझे पता नहीं है। यहाँ पर हर व्यक्ति व्यवस्था के साथ काम करता है, व्यवस्था में रहकर काम करता है, फिर वो चाहे किसी का भी पुत्र हो। और हमने बहुत नीचे से शुरुआत की है, बहुत नीचे से काम कर रहे हैं और एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते काम कर रहे हैं। हाँ, किसी के पुत्र हैं उस नाते लोगों में स्वीकार्यता, सम्मान और आगे बढ़ने की प्रेरणा ये मिल जाती है। लोग अप्रिशिएट करते हैं, हमारे काम को स्वीकारते हैं। लेकिन आप स्थापित अपने कार्य के द्वारा होंगे, अपने व्यवहार के द्वारा होंगे और लोगों के बीच अपनी लोकप्रियता के द्वारा होंगे। आप किसी के भी सुपुत्र हों, आप किसी की भी सुपुत्री हों, राजनीतिक जीवन में एक समय के बाद इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता। राजनीतिक जीवन में एक समय के बाद इन चीज़ों का महत्व नहीं रह जाता, ये आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात करी है। लेकिन क्योंकि आप एक युवा नेता हैं तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बतौर युवा नेता आप आज के युवाओं को कहाँ देखते हैं? क्या राजनीति में आज के युवाओं का कोई भविष्य है? और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज का युवा भटका हुआ है, वो जो समय पढ़ाई लिखाई का होता है उसे छोड़कर राजनीतिक रैलियों में शामिल होना, उस तरफ अपना ज़्यादा रुझान दिखाना और अपनी पढ़ाई लिखाई का समय काट कर राजनीति में ज़्यादा समय देखना, क्योंकि हम ज़्यादातर देख रहे हैं जो छात्र संगठन होते हैं, छात्र नेता होते हैं, ये सब आजकल राजनीति में ज़्यादा सक्रिय हैं। इन लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए क्या होता है, ये राजनीति जो क्षेत्र है ये एक आकर्षण का क्षेत्र है। यहाँ आकर्षण बहुत जल्दी होता है और उतनी ही जल्दी आकर्षण समाप्त भी हो जाता है। ये तपस्या है और ये तपस्या करने के लिए बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ता है। जिन छात्र नेताओं की आप बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता आप किनकी बात कर रहे हैं, लेकिन जिस माध्यम से हम लोग आए हैं, अपनी दीक्षा और शिक्षा को पूरा करने के बाद, व्यवस्था में अपने आप को ढालने के बाद और स्वयं को व्यवस्थित करने के बाद आज एक राजनीतिक पार्टी में राजनीतिक प्रतिबद्धता के तहत सामाजिक जीवन में काम कर रहे हैं। हम व्यवस्था को स्वीकार करने वाले लोग हैं। और रही बात आज के युवाओं की, तो आकर्षण उनके मन में हो जाता है, थोड़ा सा उनको लगता है कि बहुत आसान जीवन है, बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह हो जाती है, जिसके कारण कभी कभी वे पद से विमुख भी हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सभी युवाओं से मेरा हमेशा, मैं हर बार कहता हूं कि सबसे पहले अपने पढ़ाई के प्रति सभी व्यक्ति को, जो जिस पढ़ाई में है, जिस विधा में है, उसमें काम करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि समाज को एकजुट करने का, नेतृत्व करने की शक्ति आपके अंदर है, तो आज इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं, इतने सारे माध्यम हैं, किसी भी माध्यम को स्वीकार करें। जरूरी नहीं है कि समाज की सेवा करने का एकमात्र माध्यम राजनीति है। बहुत सारे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप समाज की सेवा कर सकते हैं। आप एक अच्छे डॉक्टर बन के समाज की सेवा कर सकते हैं, एक अच्छे पुलिस ऑफिसर बन के समाज की सेवा कर सकते हैं। ये कहीं नहीं लिखा है कि सिर्फ नेता ही समाज की सेवा करने का ठेका लिया है, तो जिसको जो अच्छा लगे उसको वो करना चाहिए। सर, आपने अभी कहा कि राजनेता और राजनीति में उतरने के लिए एक तपस्या करना पड़ती है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा आपकी तपस्या कब से शुरू हुई थी? 2011 में
पढ़ाई ख़त्म करने के बाद 2014 लोकसभा चुनाव में मैंने एक कार्यकर्ता के नाते शुरुआत किया। उस समय हमारे प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो आज हमारे प्रधानमंत्री हैं, सफलतम प्रधानमंत्री हैं, उनके जब वो भारत के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी के घोषित हुए, तब से एक सार्वजनिक जीवन में मैंने कदम रखा और पिछले 7-8 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि एक युवा होने के नाते हर जगह मैं लोगों को यही कहता हूँ कि बहुत अच्छा सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ना है और किसी पद की लालसा के बिना आजकल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बहुत कुछ पाने की चाह हो गई है लोगों में, जिसके कारण कभी कभी भटकाव हो जाता है। लेकिन हम मनुष्य हैं, सामान्य गलतियां सबसे होती है, लेकिन सबको मैं कहता हूं बहुत सामान्य काम करना है और बिना किसी स्वार्थ के सामाजिक जीवन में आप काम करेंगे तो निस्संदेह पार्टी आपके काम को आज नहीं कल रिकॉग्नाइज करेगी और आपको व्हाटएवर यू डिजर्व पार्टी आपको देगी। सर, मेरा आपसे ये पूछना है, आप क्या मानते हैं लोकतंत्र में और प्रजातंत्र में क्या अंतर है? आप जरा इस पर खुल के स्पष्ट करें। देखिए, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है ना। यहाँ 137 करोड़ लोग, 140 करोड़ लोग तय करते हैं कि इस देश की सत्ता की बागडोर किसके हाथ में रहेगी। पिछले 7 वर्षों से इस देश की सत्ता की बागडोर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ में है और वह भारत को आज जिस मुकाम पर ले गए हैं, जिस दिशा में भारत को आज ले जा रहे हैं, उसका पूरा श्रेय उनकी नीतियों को, उनके द्वारा हर भारतवासी के मन में आज कम से कम ये विश्वास आ गया है कि मेरा देश इस व्यक्ति के हाथ में सुरक्षित है। फिर वो चाहे कोरोना का काल हो, चाहे चीन के साथ सीमा विवाद हो, पाकिस्तान के साथ किसी तरह का सीमा का विवाद हो या किसी अन्य विदेशी नीति के तहत कोई भी मुद्दा हो, भारत के प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को यह एहसास दिला दिया कि आपका देश सुरक्षित हाथों में है और यही एक सच्चा लोकतंत्र है। आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने देश की जनता को इस चीज़ का विश्वास दिला दिया है कि उनके हाथ में देश सुरक्षित है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि खुद ये सरकार जो अभी पावर में है, ये लोकतंत्र की बजाय राजतंत्र पर ज़्यादा काम कर रही है? राजतंत्र होता क्या है? मैं तो सर ये सवाल मेरा आपसे नहीं, आप मुझे बताइए ना, लोकतंत्र और राजतंत्र में अंतर क्या है? राजतंत्र क्या होता है? जहाँ आप भारत के प्रधानमंत्री को राजा कह रहे हैं? जी नहीं। फिर जो व्यक्ति 137 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का, जहां लोकतांत्रिक पद्धति से चुने हुए व्यक्ति का, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, भारत के प्रधानमंत्री है, तो राजतंत्र कहाँ से आ गया यहाँ पर? यह लोकतंत्र है और लोकतंत्र की जीत के स्वरूप ही उनको उपहार स्वरूप प्रधानमंत्री की कुर्सी मिली है। तो ये लोकतंत्र का सच्चा लोकतंत्र यही है, यहाँ राजतंत्र का कोई प्रश्न ही नहीं आता है। सर, ये प्रश्न मैं इसलिए उठा रहा हूँ क्योंकि जब हम देखते हैं विपक्षी दल जब अपना शक्ति प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन करते हैं तो वहाँ से बातें उठ के आती हैं कि ये जो सरकार है ये लोकतंत्र का खंडन कर रही है और इस समाज को, नागरिकों की जगह प्रजा के रूप में देखती है। इसी कारण मैं आपसे ये सवाल उठा रहा हूँ। तो आप विपक्ष से क्या उम्मीद करते हैं? अगर विपक्ष सत्ता पक्ष की तारीफ करेगा तो विपक्ष का अस्तित्व संकट में है। विपक्ष का काम है सत्ता पक्ष की बुराई करना और यही विपक्ष का मूलभूत काम है। इस काम में विपक्ष मुझे लगता है असफल है, मुद्दा विहीन है, व्यवस्था विहीन है। उनके पास करने को, बोलने को, दिखाने को कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आज लगभग 20 राज्यों में हमारी सरकार है, 350 से ज़्यादा हमारे लोकसभा सांसद हैं। अगर विपक्ष होता तो दिखता, न संसद के अंदर दिख रहा है न संसद के बाहर दिख रहा है। तो उनकी बातें उन्हीं के लिए मुबारक हो। सर, अभी कुछ समय पहले अगर आपने देखा हो तो शक्ति प्रदर्शन किया गया कांग्रेस के द्वारा, जिसमें जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं प्रद्युमन सिंह जी, उनका भी घेराव किया गया और कई सारे मुद्दों पे जिसका समर्थन जनता ने भी खुलकर किया। तो आपको क्या लगता है, क्योंकि कुछ समय में नगर निगम के चुनाव आने वाले हैं, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है कि जनता का रुष्ट होना इन चुनावों में भारी पड़ सकता है? देखिए, ये बहुत क्षेत्रीय मुद्दे हैं। एक दूसरी बात, प्रद्युमन जी इस प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, वो चुनाव जीते हैं, जनता ने उनको वोट दिया है ना। तो अगर उनकी किसी बात से या उनकी किसी व्यवस्था से या उनके विभाग से जनता नाराज़ है तो निस्संदेह जनता लोकतंत्र में सर्वोच्च शिखर पर बैठी है। जनता को अधिकार है अपनी बात रखने का मंत्री के सामने। वे मंत्री हैं, जनता के सेवक है और वो तो बहुत सच्चे सेवक हैं, बहुत ईमानदारी से अपना काम करते हैं। अगर जनता उनसे नाराज़ है तो निस्संदेह वो जनता की हर समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन सर, फिर भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि कोरोना काल के बाद कई सारी व्यवस्थाएं जो थी वो अव्यवस्थित होती हुई नज़र आईं और ये हमको मानना पड़ेगा कि ये जो अव्यवस्थाएं फैली हैं वो इस सरकार के अंदर ही फैली। जब
लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो बहुत सारी चीज़ों की कमी के कारण चलते हमने देखा हो कि कोरोना में ज़्यादातर लोगों की मौत ऑक्सीजन की कमी से हुई। तो आप कहीं ना कहीं इसको मानते हैं कि ये कहीं ना कहीं फॉल्ट रहा है, एक लूप होल है गवर्नमेंट के अंदर जिसके चलते कई सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी? दुनिया का सबसे व्यवस्थित देश आज भी अव्यवस्थित है अमेरिका, इस कोरोना की मार से। विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है अमेरिका, और आज भी कोरोना के कारण इतना अव्यवस्थित हो गया है कि आज भी वहाँ पर प्रतिदिन 20 और 25 हज़ार से ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। हम आज लगभग 80 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लग चुका है। देखिए, कोरोना कोई सामान्य बीमारी नहीं थी कि हम सभी पहले से सजग थे या जागरूक थे। यह एक ऐसी महामारी थी, पेंडेमिक कहा गया इसे, जिसकी कल्पना न किसी अन्य देश ने की थी, न भारत ने की थी। तो जिस तरह बड़े बड़े देशों को व्यवस्था को चरमराते हुए अव्यवस्थित कर दिया गया, उसी तरह भारत में भी। भारत 137 करोड़ की आबादी वाला देश है। इतने बड़े देश को संभालना और इस महामारी से लड़ना, यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी के कारण ही संभव हुआ। आज आप देखिए, परसों आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिवस के दिन एक दिन में पूरे विश्व में पहली बार ऐसा हुआ कि 2.5 करोड़ लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगा है। क्या ये संभव बात है? आप सोचिए कितना बड़ा मैनेजमेंट रहा होगा। किसी भी पक्ष की बुराई को देखना बहुत सामान्य बात है। हमें हमेशा अच्छे पक्ष को देखना चाहिए। आज हम कोरोना से लड़ने में बहुत सक्षम हैं, लड़ रहे हैं, बहुत अच्छे से लड़ रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार दोनों बधाई की पात्र हैं। सर, आपने अभी बात करी कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर हमने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन का। लेकिन क्योंकि बतौर पत्रकार हम लोग फील्ड पे रिपोर्टिंग करते हैं, तो हम जब जा रहे थे तो हमने बीते 17 तारीख के पहले बीते 7 दिनों में हमने रिपोर्टिंग करी, तो हमको पता चला कि लोगों को सेकेंड डोज नहीं लगाई जा रही थी और उनको लौटाया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं कि ये जो वैक्सीनेशन का अभियान जो बीच में रोका जा रहा था, इसको तोड़ा जा रहा था, इसलिए कि 17 तारीख आने पे प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर हम एक नया वैश्विक रिकॉर्ड कायम कर सकें। देखिए, आपके कहाँ की बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में नहीं है विषय। एक दूसरा, मैंने कहा ना, नकारात्मक बातें करना सदैव बहुत आसान रहता है। नकारात्मक बातें करना सदैव बहुत आसान है। सकारात्मकता ये देखिए कि एक दिन में 2.5 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा। दूसरा, कोई ऐसा कभी कर सकता है डॉक्टर जो ये बोले कि नहीं आज वैक्सीन नहीं लगेगा, आपको 17 को लगेगा? मुझे नहीं लगता कि इतने जागरूक देश में, जहाँ एक छोटी से छोटी घटना ट्विटर पर, फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर आ जाती है, वहाँ ऐसा कि कोई डॉक्टर मना करे कि मैं नहीं लगाऊंगा, तो मुझे लगता नहीं कि ये बहुत वास्तविक चीज़ है। चलिए सर, आपने ये सारी तो बात हो गई राजनीति की। अब मैं आपसे एक व्यक्तिगत सवाल पूछना चाहता हूँ कि बतौर युवा नेता आज से 5 साल बाद आप राजनीति में किस स्तर पर, किस पोजीशन पर आप खुद को देखते हैं? आप क्या चाहते हैं कि 5 साल बाद आज से मैं इस पॉलिटिक्स में इस पोजीशन पर हूँ? न तो मैंने 7 वर्ष पूर्व जब इस सामाजिक जीवन में आया था ये सोचा था, और न मैं ये बता सकता हूँ आपको, मैं भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं कि मैं 5 साल बाद कहाँ रहूँगा। सही रहूँ, सही सलामत रहूँ, व्यवस्थित रहूँ, लोगों की सेवा कर सकूँ, इस लायक बना रहूँ, और आपको 5 साल बाद भी इंटरव्यू दे सकूँ, उस लायक बना रहूँ। क्या बनूँगा ये पता नहीं मुझे। सर, आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, आज के जो युवा हैं हम जानते हैं वो कहीं ना कहीं अपने मार्ग से भटक चुके हैं, तो हमारे युवाओं को क्या एक महत्वपूर्ण संदेश आप अपनी तरफ से देना चाहेंगे? बहुत चकाचौंध की चीज़ों से दूर रहना है, और सबसे पहला लक्ष्य कि मूलभूत शिक्षा कम से कम, हो सकता है कि किसी की आर्थिक स्थिति उसको वो नहीं करती है, लेकिन मूलभूत शिक्षा जो होती है उतना सबको प्रयास करना चाहिए कि वो प्राप्त कर सके, और जितना सकारात्मक सोच के साथ समाज के लिए अच्छा, वो किसी भी रूप में हो, करना चाहिए, दूसरों की मदद करना चाहिए। और मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, हम सभी अगर सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ेंगे तो निस्संदेह भारत 70% से ज़्यादा युवा है इस देश में। अगर सही तरीके से हम काम करेंगे तो प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने का, हम 5वीं आर्थिक महाशक्ति बन ही चुके हैं, युवा महाशक्ति हम हैं ही। अगर हम सही तरीके से युवा महाशक्ति का उपयोग कर सकेंगे तो निस्संदेह भारत विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। बस। तो ये थे हमारे साथ तुष्मुल झा जी, जो एक युवा नेता हैं भारतीय जनता पार्टी से, और आज की चर्चा में हमने कई सारे महत्वपूर्ण और राजनीतिक विषयों पर इनसे बात करी। ऐसी अन्य खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए ग्वालियर बुलेटिन।